नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बहस। हम हैं अंशुमन त्रिपाठी। एक तरफ देश पिछले 45 साल के सबसे बड़े रोजगार संकट से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी दूर करने के लिए दिए जा रहे कर्ज की वसूली मुश्किल होती जा रही। हालात ये है कि पिछले एक साल में मुद्रा योजना के तहत कर्ज अदायगी न करने वालों की तादाद बढ़कर 2 गुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोजगार की इस हकीकत को समझ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रोजगार सृजन पर विचार विमर्श के लिए बहुत सारे मंत्रियों की एक टीम भी बनाई है। वहीं रोजगार का आलम यह है कि 25,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज देश के रोजगार संकट और सरकारी मुद्रा योजना पर आधारित है हमारी बेबाक बहस। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि 45 साल में सबसे बड़े रोजगार संकट से देश गुजर रहा है और इसके आंकड़े 3 साल तक छुपा कर रखे गए। अब ये बाहर आए आंकड़े तरुणाई का दर्द बयां कर रहे हैं, देश की तरुणाई का दर्द। और पता तो ये चला है कि एनडीए सरकार की बहुत प्रचारित मुद्रा योजना के तहत दिया गया कर्ज वापस न करने वालों की तादाद पिछले एक साल में बढ़कर 2 गुनी हो गई। 2015 से शुरू हुई इस योजना के तहत करीब 31 लाख लोन अकाउंट के खातेदारों ने 16,481 करोड़ रुपयों की अदायगी बंद कर दी, जो पिछले 31 मार्च 2018 तक ऐसे खातों की तादाद सिर्फ 18 लाख थी। मुद्रा जैसी योजनाओं के बावजूद रोजगार के बढ़ते संकट पर पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मुद्रा योजना को लेकर बीजेपी ने इन आम चुनाव में जिस तरह धुआंधार प्रचार किया था, उससे लगता था कि महज मुद्रा की कमी की वजह से देश में बेरोजगारी है। लेकिन मुद्रा योजना के तहत अब तक 17 करोड़ लोगों को कर्ज बांटा गया है। इनमें से सिर्फ 1.25 करोड़ के आसपास रोजगार ही सृजित हो सके हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि हर 3 में से एक खातेदार कम से कम एक रोजगार अतिरिक्त तो पैदा करने की हालत में होगा। 90% से ज्यादा कर्ज में 50,000 की अधिकतम राशि बांटी गई है, लेकिन जिस तेजी से दिया जा रहा कर्ज एनपीए की तरफ बढ़ रहा है, उससे रोजगार के हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। आम चुनाव की वजह से नोटबंदी के बाद से सरकार ने 3 साल तक आंकड़े जारी करने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब जारी किए आंकड़े बता रहे हैं कि हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में ही मुद्रा योजना के तहत एनपीए की राशि में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सवाल यह है कि मुद्रा योजना का पैसा क्या सही हाथों तक पहुंचा? अगर पहुंचा है तो वो कर्ज की अदायगी की हालत में क्यों नहीं है? एससी वर्ग के लोगों को सिर्फ 10% और एसटी के 3% को ही ये कर्ज क्यों दिया गया? क्या बैंक अदाकर्ताओं की जरूरतमंदगी पर कर्ज देने के बजाय कर्ज चुकाने की क्षमता के मद्देनजर लोन दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर कर्ज वापसी क्यों नहीं हो पा रही, जबकि मुद्रा योजना निर्धारित लक्ष्य से 1 लाख करोड़ रुपए पीछे चल रही है? क्या यह योजना सिर्फ आंखों का धोखा है? वहीं नौकरियों का आलम तो यह है कि ज्यादा शिक्षित लोगों में ज्यादा बेरोजगारी है। नोटबंदी के बाद शहरी निरक्षरों में 2.1% बेरोजगारी दर रही, तो शिक्षितों के बीच 9.2%। चिंताजनक बात है कि देश में 25,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं इस सितंबर तिमाही में केवल 13% निजी कंपनियां कुछ भर्तियों के बारे में सोच रही हैं। जहां एक तरफ सरकार अब निजी व्यवसाय प्राइवेट नौकरी को रोजगार मानने लगी है और जिला रोजगार केंद्रों में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए भी सूचना उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, उस सरकार की जानकारी के लिए बता देना लाजमी होगा कि 61% कंपनियां सितंबर की तिमाही में अपने यहाँ नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं देख रही हैं। 2014 से पहले बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जबकि साल में 50,000 नौकरियों का सृजन करने में सरकार नाकाम रही। वहीं नोटबंदी के बाद 50 लाख नौकरियों में आग लगने से नौजवानों के बीच त्राही-त्राही के हालात हैं। 20 से 24 वर्ग आयु समूह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी तो महिलाओं पर और ज्यादा भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात समझ रहे हैं, इसीलिए आंकड़े जानने के लिए बड़ी कमेटी बनाई है,
नए सिरे से सर्वेक्षण करने की तैयारी है, जिसमें अब रेहड़ी पट्टी वालों की भी बारी है। अंशुमान त्रिपाठी, सूर्य समाचार। तो मुद्रा योजना और देश में बेरोजगारी के आलम पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री एनपी सिंह जी, जो हमारे साथ हैं, जो हमारी तमाम समस्याओं और शंकाओं का समाधान करेंगे। साथ में हैं और हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, हमारे आर्थिक विश्लेषक, जो इस मामले में एक तटस्थ अपना पक्ष रखेंगे और सच्चाई बयां करेंगे जैसी उनसे अपेक्षा है। सुनील कौशिक जी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसके पीछे राजनीतिक मंशाओं का उजागर करेंगे। तो प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो इन खबरों के पीछे की खबर को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अवसर मैं देना चाहूँगा एनपी सिंह साहब को। एनपी सिंह साहब, आप ही का मौका है, आप ही की सरकार है, आप ही की दरकार है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो कुछ हम बता रहे हैं वो क्या गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपके पास आंकड़े हैं और नहीं, आंकड़ों का आपसे कोई लेना देना है नहीं, आप भावना पे चलने वाले लोग हैं। नहीं, वरना 3 साल आंकड़े क्यों छिपा के रखते हैं सिंह साहब? कि इसमें भावना से कोई लेना देना नहीं है। 3 साल आंकड़े क्यों छिपा के रखे गए सिंह साहब? पहले इस बात का जवाब दीजिए। देश की जनता को चुनाव तक गुमराह रखने की क्या जरूरत थी आपको? कोई गुमराह करने वाली और वही आंकड़े क्यों सच निकले? बिल्कुल, जो लीक हुए आंकड़े सच क्यों निकले? की गई है, आंकड़ों पर प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। आंकड़ों को संज्ञान लेने का तरीका है, तब कहां संज्ञान, तब क्यों नहीं संज्ञान लिया था? देखकर ही प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है। कमेटी आंकड़ों को देख करके उस समय चुनाव से पहले एक निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराने के लिए उन आंकड़ों को जारी क्यों नहीं होने दिया? सिंह साहब, बहुत हृदय से बताइए, लोकतंत्र के लिए गलत था कि नहीं? देखिए, नहीं, दो अधिकारियों ने, एनएसएसओ के, मोहनन साहब ने और मीनाक्षी ने, दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। ये नैतिकता का संकट नहीं खड़ा हो गया प्रधानमंत्री जी के सामने? देखिए, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में बात आई है, प्रधानमंत्री जी ने तभी एक कमेटी का गठन किया है। प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान में ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है प्रधानमंत्री जी ने, और इस पर बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर कहीं किसी की कोई गलती उसके अंदर पाई गई है तो जो लोग उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जो लोग दोषी नहीं होंगे तो क्यों ये मुद्रा हमारी डूबी है, क्यों ये मुद्रा रुकी है, क्यों नहीं रिकवर हो पाया, उन सारे कारणों को जानकर उन पर कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया, नहीं तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी। जब बात सामने आई है, संज्ञान में आई है, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए सिंह साहब, आपने बहुत अपनी तरफ से एक तटस्थ पक्ष रखा। हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, आप सीधे मुद्रा पर चले आए। सिंह साहब, जैसे एनपी सिंह साहब ने कहा है कि ये मुद्रा का ये पैसा क्यों डूबा और इसकी क्या सच्चाई है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई। संभवतः मुझे लगता है कि जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, बल्कि रोजगार के लिए एक बड़ी कमेटी बनाई गई, जिसमें तमाम नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, संभवतः थावरचंद जी भी हैं। नहीं, इसमें महेंद्र पांडे जी, संतोष गंगवार, निर्मला जी, धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं। तो मेरा ये कहना है सिंह साहब कि इस तरीके का लोन जो दिया गया, स्पष्ट है कि ये राजनीतिक मंशाओं से दिया गया, वरना गरीब आदमियों को अगर मिलता होता तो SC ST को ज्यादा मिलता। आपका क्या सोचना है? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि ये जो योजना थी, ये योजना का उद्देश्य क्या था? जी, देखिए, जहाँ तक योजना का उद्देश्य जो प्रोफेस किया गया था वो ये किया गया था कि इतने सारे लोगों का रोजगार का सृजन के लिए योजना है, और जो रियल गोल था वो मार्केट में मनी की सप्लाई को झोंकना था इन सर्टेन क्लास, ठीक है, हु कैन वोट फॉर द गवर्नमेंट। वो एक असली कारण था, ठीक है, जो पार्टी के लिए वोट करने के लिए। पार्टी नहीं कहूंगा मैं, जो विदित हो रहा है, तो बंदा पैसे, मैं पैसे लेकर हो सकता है बीजेपी से पैसे लो, बीजेपी पे वोट ना दूं, कांग्रेस को दे दूं, लेकिन वोट का पता कोई वोटर की तो इच्छा है साहब जिसे दे, पैसे लेने के बाद भी कुछ कर सकता, वो कोई पार्टी का नाम नहीं ले सकता। एक तरीके से मुद्रा लोन कहेंगे इसको। मेरा ये कहना, मुद्रा योजना में देखिए किसी भी स्कीम के फेलियर के 2 कारण होते हैं, या तो ह्यूमन फेलियर होता है या सिस्टम फेलियर होता है, राइट। जहाँ तक सिस्टम फेलियर का बात है, मुद्रा केवल मनी देने से कोई रोजगार नहीं होता, मनी देने से कारोबार नहीं होता। आप उस
कारोबार को निश्चित कीजिए कि इस कारोबार के लिए हमने व्यवस्था कर दी है, अब आप इस कारोबार को कीजिए, ये लीजिए पैसा और आप रोजगार कमाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। जैसे कभी सेल्फ एम्प्लॉयड एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम होती थी, उसमें 15,000 की सब्सिडी मिलती थी, ₹1,00,000 लोन था, उसमें सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोफेशन थे, उसका रोजगार करो तो उसके लिए मार्केट में डिमांड थी। मुद्रा लोन के साथ ऐसा कतई नहीं था, ये केवल मनी सप्लाई थी और आप कोई काम कर सकते थे। अब इसमें ह्यूमन फेलियर कहाँ गया? जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी थे, एनपीए के कारण उन पर इतना भयंकर प्रेशर था कि वो रोजगार का सृजन नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कन्वीनियंस फाइनेंसिंग की गई। कन्वीनियंस फाइनेंसिंग क्या होती है? दो तरीके, एक तो आप मुझे जानते हैं आपको दे दूं, दूसरे मेरे यहाँ बहुत बड़ा सेठ का क्या नाम है सीसी अकाउंट चल रहा 10 करोड़ का, उसके ड्राइवर को दे दिया, उसके कहने पे उसको रिकमेंडेशन पे दे दिया कि साहब ये मेरा आदमी है, आप चिंता मत करो पैसा आ जाएगा। तो मुद्रा लोन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बैंक के अधिकारियों भी द्वारा भी इसको फेल किया गया है। सरकार की मंशा ये थी, सरकार को ये लग रहा था, जो आपने बोला आपकी रिपोर्ट में, क्या लोगों को लग रहा था कि मैन मनी की सप्लाई है, कैपिटल की जरूरत है लोगों को, इसलिए कारोबार नहीं कर पा रहे, जबकि वास्तविकता ये थी कारोबार करने के लिए समुचित आर्थिक कोई ढांचा, आर्थिक वातावरण नहीं था कि आज मैं रेस्टोरेंट का काम खोलता हूं तो मेरा चलेगा। 100 में से 90 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं खुलने के बाद। अगर मुझे आप पैसा भी दे देंगे तो 90% प्रोबेबिलिटी कि मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो फेलियर का रीजन वो रहा, मंशा जो रही वो राजनीतिक अधिक थी, आर्थिक कम थी। दूसरे इस तरह की स्कीम का फेलियर, जहाँ तक कमेटी गठित करने का सवाल है, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लीडर अच्छी भाषण दे सकते हैं, लोगों को समेट सकते हैं, कार्य करने के लिए उन्हें टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग एनी एम्प्लॉयमेंट और एनी एग्जीक्यूटिंग एनी स्कीम लाइक मुद्रा लोन। जी, मैं यही बात पूछना चाहूँगा सिंह साहब से। सिंह साहब, जैसा आर.के. सिंह साहब ने कहा कि इसके लिए एक अच्छे विशेषज्ञों की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन ड्रेन जितनी बुरी तरीके से मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ है कि एक भी आर्थिक विशेषज्ञ आज आपके साथ नहीं खड़ा है। आखिर में विवेक देवराय को भी शायद आपने बाहर कर दिया रिसेंटली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपको हार्वर्ड और हार्डवर्क का जो एक कुंठा है ये कब खत्म होगी? कब आप लोग समझेंगे कि जमीन पर अमल होने लायक योजनाएं कैसे बने? और क्या आपको लगता है कि निर्मला सीतारमण पर्याप्त इसके लिए उपयुक्त हैं? देखिए, वो कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी के स्तर पर भी अर्थव्यवस्था को समझती हैं। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जिन विषयों में पढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में, उसके बाद आपने जिस तरीके का दायित्व दिया, क्या आपको लगता है कि इस बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए बहुत सक्षम साबित होंगी? देखिए त्रिपाठी जी, सभी लोगों की, पूरी सरकार की, सभी हमारे मंत्रिमंडल की, सभी की जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, रोजगार बढ़े, उद्योग लगें। और उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी देशों में जाकर अपनी बात की भी है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम भी किया है। प्रधानमंत्री जी की यात्राएं अलग चीज है सिंह साहब, नहीं, लेकिन रोजगार का संकट अलग है। देखिए, रोजगार का संकट आज अकेले भारत में आज नहीं है, प्रधानमंत्री पूरी की दुनिया में आज यात्राओं की को डेट में। और उनके रंग बिरंगे कपड़ों को दिखा करके हम युवाओं को अब कितने नहीं, कब तक आज बेवकूफ पूरे बनाएंगे? आज भारत की बात ना करें, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज संकट बढ़ा हुआ है। रोजगार की समस्या पूरी नहीं, दुनिया में दुनिया है का आज क्या की मतलब है? आप तो जब इसी दावे के साथ आए थे कि ना आप तो 15 लाख रुपए अकाउंट में भी डलवा रहे थे। नहीं, 15 लाख रुपए की बात आप गलत है। कितनी बड़ी बिल्कुल। नैतिकता और कितने बड़े दृढ़ लौह पुरुष के अवतार के रूप में आए 15 थे। लाख की बिल्कुल बात गलत है। ये खैर, कभी नहीं चलिए। कहा गया कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे या दिए जाएंगे। वही बात मेरा थी कि कहना जब है- वहां का पैसा आएगा, जो ये बैंक, जो वहां का स्विस बैंक से पैसा आएगा, तो उसके बाद इतना पैसा स्विस बैंक के पास हमारा जमा है कि अगर वो पूरा पैसा आ जाए तो पूरे लोगों को 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। अभी तो उन लोगों के कुछ नाम केवल आए हैं जिनका लोगों को एक मैसेज आ गया है कि इतने लोगों का, 50 लोगों का नाम आ गया है कि भारत सरकार के पास उनका पैसा स्विस बैंक में जमा है। मैं आपकी सराहना करूंगा कि आप कितना जल्दी विश्वास करते हैं। काश आप पत्रकारिता से जुड़े होते तो हम लोगों की तरह तर्कशील होते। प्रेम भाई, जरा बताइए कि पनामा के कागजों का उद्घाटन होने के बाद क्या किया पिछली सरकार ने? पनामा में अमिताभ बच्चन से लेके तमाम लोगों के नाम आए थे। प्रेम भाई, सिंह साहब को थोड़ा अपडेट करिए ना, क्या स्थिति है विदेशी धन और विदेशी खातों को लेके पिछली इसी सरकार के पिछले कार्यकाल की क्या स्थिति रही है? ये ठीक आप कह रहे हैं
कि ये सरकार तो सीलबंद लिफाफों वाली सरकार रही बीते दौर में। हर बात को सीलबंद लिफाफे में पेश करना, उन नामों को जिनको सार्वजनिक करने, जेल में लाने, उनसे पैसे वापस लाने के दावे और वादे के साथ सरकार पिछली दफ़ा आई थी और वो नहीं हुआ। इसके बजाय वो नाम छिपाए गए। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया करती थी कि पिछली सरकारें जो हैं कांग्रेस की, वो स्विस बैंकों में पैसा जमा करने वालों के लिए, जो इसको हेवन कहा जाता है, वहाँ पैसा जमा करने वालों के लिए ये सरकार सुविधाएं मुहैया कराती हैं, उसकी उलट बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि अपने ही स्लोगन को, अपने ही नारे को वो अमली जामा पहना सके। आप ठीक कह रहे हैं, पनामा पेपर लीक वाला मामले में इतने सारे नाम आए, छिपा छिपा करके अखबारों ने जो कुछ कुछ नाम खुलासे किए वही हम लोग जानते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो उनको श्वेत पत्र लाना चाहिए था इस विषय पर, अपनी पूरी पारदर्शिता दिखलानी चाहिए थी, उससे वो बच उसी गई। पे तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसी के तहत ये भी नाम आए हैं जो अभी आए हैं जल्दी में। नहीं, लेकिन उसमें जो राष्ट्रवादियों के नाम आ जाते हैं तो आप लोग एकदम चुप देखिए, हो जाते हैं। नाम तो तब सामने आएंगे जब सरकार सारे नाम सामने रखना चाहेगी। सरकार ने तो कभी चाहा ही नहीं कि उन नामों को सामने रखे। ऐसे ही इनको सूट बूट वाली सरकार नहीं कहा गया, इसलिए कि हमेशा से इन्होंने एक तरफदारी दिखाई पूंजीपतियों की, और जो कि अपने वादे के खिलाफ रहे। ये एक स्थिति है। लेकिन अब इस पर अगर हम बात करें, जैसे मुद्रा लोन वाली, मैं उस चर्चा पर लौटना चाहता हूं कि इस पर आप देखिए एनपीए होता है, एक ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एनपीए आप देखेंगे कि 90 दिन पूरा होते होते कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है। देखिए, एक आम धारणा एनपीए होने का, और एक रोजगार के लिए जिसको हम ऋण दे रहे हैं उनको आप 3 महीने का भी मौका देने के लिए तैयार नहीं है, वो एनपीए हो जाता है। फिर बैंक अधिकारी उसको पर दबाव देने लगता है, वो धीरे 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 बात सुनते सुनते वो लंबा 1 साल खिंच जाता है और वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। इस तरह से, जबकि होना क्या चाहिए था, आप इतनी बड़ी योजना ला रहे थे, रोजगार सृजन कर रहे थे, तो आपको करना चाहिए था कि लोन का रीस्ट्रक्चरिंग का कम से कम 2-3 मौका तो आपको रखना चाहिए था। 2-3 अगर रीस्ट्रक्चरिंग का मौका दे देते तो वो एनपीए की नौबत नहीं आती, वो बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। लेकिन इसको, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ वक्ता बता रहे थे, कि इसको लूट खसोट का एक अड्डा बना दिया गया। बैंक अधिकारी लूटने लगे, रिश्तेदारी होने लगी, चुनाव में कैसे वोट लिए जाएं, इस रूप में इस अवसर को बुनाया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कमी थी। आज भी जो एनपीए की संख्या है उसको, ठीक है, पिछली दफ़ा जो लोन की जो रीस्ट्रक्चरिंग होती थी उसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे वो क्या करते थे कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर अपने लोन को बनाए रखते थे, और शेल कंपनी, शेल अकाउंट्स, इस तरह की जो छद्म चीज़ें होती हैं उसके जरिए वो बैंक को लूटने का काम करते थे। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं करता है। आम आदमी के लिए जो लोन लेता है उसको वो कैसे बचाए, कैसे रोजगार पर खड़ा उतरे, उसके लिए नियम अलग होने चाहिए। और बड़े लोगों जो उसका मिसयूज कर रहे थे रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा का, उनके लिए अलग नियम होने चाहिए थे। नहीं, वो आपकी बात प्रेम भाई बहुत बढ़िया है, और उस पर एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है, जिसमें आर.के. सिंह जी से हम काफ़ी चीज़ें चर्चा करेंगे कि इस तरीके के जो कदम उठाए गए रिस्ट्रक्चरिंग, जिससे जेट से लेके तमाम तरीके के जो संकट खड़े हो रहे हैं, निजी व्यवसायों पर खड़े हो रहे हैं, उन सब के पीछे का क्या इस मंतव्य था। लेकिन फिलहाल हम मुद्रा के मंतव्य पे बात करें। जैसा आपने कहा, सील बंद लिफाफों की सरकार, तो मैं अपने साथ मेरे साथी हैं कौशिक जी, सुनील कौशिक जी, तो सुनील जी से मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। सुनील जी, इसमें भी मुद्रा लिमिटेड से पूछा गया कि टॉप 100 जो खाते हैं, जो एनपीए खाते हैं, उनके नाम ही बता दीजिए, तो उनको बताया नहीं गया। उन्होंने कहा इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब यही जानकारी आगे आरबीआई से मांगी तो उनके पास भी नहीं। तो किसके पास है ये जानकारी और क्यों नहीं बताई जा रही, क्यों नहीं शेयर की जा रही आरटीआई के तहत ये जानकारियाँ? देखो त्रिपाठी जी, जिस सरकार के रहते हुए यदि आंकड़े प्रकाशित उन मंत्रालयों के न हुए हों तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि सरकार कुछ न कुछ छिपा रही है। दूसरी बात, मुद्रा लोन की बात हुई तो मुद्रा लोन में जब दिए गए तो ये स्पष्ट निर्देश थे सरकार को कि बैंकों को टारगेट दिए गए थे कि आपको इतना करना है।
दूसरा, आपने सरकार ने सुविधा दे दी, कोई गारंटी की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो जब आप किसी से गारंटी नहीं मांग रहे हैं, दूसरा टारगेट निर्धारित कर रहे हैं कि आपको इतना से इतने इतने लोगों को लोन देना ही है, तो ये तो होना ही था। और ये अब की बात नहीं है। अप्रैल 2015 में जब लागू हुआ, 2017 में बैंकें कहने लगी थी कि जिनको लोन नहीं दिए गए हैं उनके पते नहीं मिल रहे हैं। सरकार को तो 2017 में ही जागरूक हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव कई राज्यों में थे, फिर 2019 में भी चुनाव था, तो सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरीके के आंकड़े जनता के सामने आए, जिससे कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। आप ये बताइए, जब शिव प्रकाश शुक्ला जी ने 2 मार्च 2018 में आंकड़े दिए और उसमें आप देखेंगे कि 17 लाख .99 मतलब 18 लाख खाते एनपी हो गए और मार्च तक बढ़ते बढ़ते वो 30 लाख हो गए। तो सरकार क्या कर रही थी? या तो उसको पता चल गया था कि मार्च 2018 में इतनी बड़ी स्थिति खातों की है 18 लाख के आसपास, तो वहीं कुछ न कुछ प्रभावी कदम सरकार को उठाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव की वजह से ये न उठाया गया होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव दिख रहा था कि चुनाव की वजह से कुछ ऐसे आंकड़े ना आए, इस वजह से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और सरकार पर कोई क्वेश्चन मार्क लगे और विपक्षियों को कहने का मौका मिले। दूसरा, आप देखेंगे कि यदि लोन बटी है तो मुद्रा लोन को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक शिशु जहां 50,000 तक लोन दिए गए, दूसरे के बाद किशोर जहां 50,000 से 5 लाख तक दिए गए, और एक तरुण जिसमें 10 लाख तक 5 लाख से 10 लाख तक दिए गए। अब आप बताइए कि जब बिना गारंटी के आप लोन दे रहे हैं, जहां कोई वेरीफाई नहीं करना है, केवल आपने आधार कार्ड को वेरीफाई मान लिया और कोई आप उसकी गारंटी भी नहीं ले रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो बैंक किस तरीके से वसूलेगी? कोई आपने इस तरीके का परफॉर्मा उस समय तैयार नहीं किया जिससे कि आपको वसूली, जब ऐसे एनपीए खाते हो जाएं जो व्यक्ति लोन वापस नहीं कर रहा है आपको, तो कौन सी ऐसी कानूनी कार्रवाई बैंक करेगी जिससे वो उस पैसे को पटा सकते हैं? इसी बात का तभी बैंकों का रोना था कि सरकार इतने दबाव में हमारे साथ इस तरीके के टारगेट दे रही है, इसके परिणाम गंभीर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की जबान दबा दी गई और मुझे लगता है कि कुर्सियों से भी हटा दिए गए। नहीं, आपने जो बात कही इसी पे चर्चा करते हैं, सकारात्मक और सदाशयता के साथ बात करते हैं। एनपी सिंह और उनकी पार्टी के भी मंतव्य को ईमानदार मानते हुए बात करते हैं। सिंह साहब, आर के सिंह साहब से मेरा सवाल है, सिंह साहब, सोशल सेक्टर के विकास के लिए वाकई में जो ठेले, रेहड़ी पट्टी, चाय बनाने वाले, पकौड़े बनाने वाले जो वर्ग है, 90% शिशु लोन, 90% लोन उसी वर्ग को दिया गया जो 50 क्या बल्कि 23,000 की सीमा के भीतर के हैं। अब उसमें कोई आर्थिक गारंटी, कोलेटरल मांगना एक हास्य के उपहास उड़ाने की तरह है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सांप भी मर जाता, लाठी भी ना टूटती? क्या आप बताइए ना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को जिस तरीके से मुनाफे के लिए बदल दिया गया है, उसका मानव संसाधन के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसका रोजगार के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तो फिर क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, आपको मैं बताऊं, 1969 में भारत में बैंकिंग रिवॉल्यूशन किया गया था, एक्सट्रीम। वो क्यों गया था? एक साहूकारी व्यवस्था जो थी, जिस व्यवस्था में साहूकार का उद्देश्य पैसा देना और इंटरेस्ट वसूलना और पैसा वसूलना केवल काम था। तो जब ये बैंकिंग रिवॉल्यूशन किया गया था, तो बैंकों का काम बिजनेस डेवलपमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए गए थे, और वो बहुत बड़ा मेजर रोल होता था। बैंक का काम केवल पैसा दे देना और वसूलना नहीं था, बैंक एक बिजनेस एडवाइजर की तरह कार्य करता था, और बैंक का काम था कि जिस आदमी को लोन दे रहा है ये सुनिश्चित करे कि वो उस काम करने के लिए सक्षम है, उस काम को करेगा, उस काम करने की स्किल ट्रेनिंग है, नहीं है तो उसे मुहैया कराए, और उस कार्य की सफलता को भी मॉनिटरिंग द्वारा सुनिश्चित करे। वो कार्य विलुप्त हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। सारी बैंकिंग प्रणाली साहूकारी प्रणाली हो गई है, बहुत सुंदर, और विच इज सर्विंग ओनली फ्यू रिच, विच इज नॉट सर्विंग कॉमन इंडियंस, कॉमन मासेस। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में देखें, अपने करंट अकाउंट में देखें, जो चार्जेस की भरमार लगी है, प्रोसेसिंग चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, पासबुक चार्जेस। आज मैं एक बैंक गया था, वहाँ स्टेटमेंट निकलवा रहा था चार्जेस। अरे आपने कस्टमर से क्या, उसका जैसे शाइलॉग वाली व्यवस्था हो गई है बैंकिंग प्रणाली। इसमें बैंकिंग जो व्यवस्था है वो अपने पुराने वाले ढर्रे पर चली गई है, और मुद्रा लोन कभी भी उस पुरानी व्यवस्था से सफल नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे एनपी सिंह साहब को एक मौका दूंगा और पूछूंगा, एनपी सिंह साहब, ये जो अचानक एक टन से आपके मोबाइल की घंटी बजती है, वो 3 रुपए कट जाते हैं,
जब आप जब देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज या आपका SMS देखते हैं और आपको पता चलता है 3 रुपए 4 रुपए 75 पैसे अचानक कट गई, ये सब तो मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ था। फिर आप कहाँ से आप बैंकिंग व्यवस्था पे काबू रखेंगे और उधर मानव संसाधन का भी विकास कर लेंगे और रोजगार भी उपलब्ध करा देंगे, लोन भी दे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ अपने काडर को लोन दिया गया जिससे वसूली बैंकों के लिए करना मुश्किल हो गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा आज के 10 साल या 5 साल पहले तक बैंकों से लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। बैंक में आराम से बिना कुछ पैसे अभी भी लिए लगाने लोन पड़ते नहीं मिलता था। अभी भी लगाने पड़ते नहीं, हैं। बैंकों के चक्कर इतने लगाने पड़ते थे, पैसा लेने के लिए 10-10 चक्कर लगाने होते थे, कागज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पाती थी हम लोग, और कमीशन के बिना कभी लोन पास नहीं होता था, कमीशन तक लिया जाता था बैंकों के अंदर। तब हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कहा भी था, लिया जाता है जी, हमारे प्रधानमंत्री ने तभी ये कहा था कि बिना कमीशन के, बिना किसी पेपर की फॉर्मेलिटी के, बिना किसी गारंटी के आप इनको लोन दीजिए ताकि जनता को पैसा मिल सके, जनता उद्योग लगा सके, जनता आसानी से लोन लेकर प्रधानमंत्री जी ने उद्योग की बात मत करी। चाय पकौड़ों की दुकान से ज्यादा का 23,000 रुपए में उद्योग नहीं लगा करते। लघु उद्योगों के लिए लघु उद्योगों के लिए MSME का अलग मामला है। MSME पे सिंह साहब बहुत गंभीर डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से वो स्थिति बहुत आगे हम चर्चा करेंगे रोजगार के ओवरऑल स्तर पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज। नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं आज बेबाक बहस में बेरोजगारी और मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज की NPA होने यानी उनकी वापसी की संभावनाएं खत्म होने की स्थिति में NPA की घोषणा के आधार पर जो पिछले 1 साल में जिसकी तादाद लगभग 2 गुनी होती चली जा रही है। जिन लोगों ने वो कर्ज लिए हैं छोटे छोटे रोजगार के लिए, वो उनमें से बहुत से लोग 70, उसमें से शिशु लोन के 90% लोगों को जो शिशु लोन दिया गया उनमें से ज़्यादातर पैसा वापसी की स्थिति में नहीं है। कुल मिला के 30 लाख से ज़्यादा खाते NPA घोषित हुए रहे हैं। क्या रोजगार के लिए इस योजना पर बहुत प्रचार किया गया था और ये समझा गया था कि मुद्रा योजना से गरीबों की आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इसी के ये चुनावी मुद्दा भी बीजेपी का रहा। लेकिन लगातार इस योजना के जो 1 लाख करोड़ रुपए अपने तय लक्ष्य से कम अभी तक बांट सकी है, उस योजना के असफल होते दिखने की वजह से आज रोजगार की क्या स्थिति, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम भाई, देखिए ये सारा संकट तो रहेगा ही। अगर किसी के पास पैसा होता तो वो रोजगार खुद कर लेता, जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो रोजगार कर रहा। हालांकि पैसे वाले भी अपने पैसे से रोजगार नहीं करते, जो समझदार हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मुद्रा योजना जैसी योजनाएं क्या अभिशप्त हैं फेल होने के लिए, असफल होने के लिए? लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मंतव्य तो पूरा करती है। वोटों में तो कुछ तब्दीली हुई है, वोटों में बदलाव हुआ है, कन्वर्जन हुआ है। देखिए, सोच में बेसिकली मुझे कोई खोट नज़र नहीं आती। सोच ईमानदार है कि अधिक से अधिक वैसे लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता था। लेकिन जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकता था, आप तो खुद रिपोर्ट में बता रहे हैं उनका परसेंटेज कितना कम है। जो दबे कुचले तबके हैं सबको जोड़ दीजिए, 13.5-14% लोगों को वो लोन बटा है। तो वो तबके जो नीडी थे, जिनके लिए ये मुद्रा लोन जो है बनाया गया, उन तक तो लोन गया ही नहीं। यानी सोच जहां इम्प्लीमेंट होनी थी वहां से दूर रह गई। अब किनके बीच रह गई? वो जो 85% लोग जिनके बीच लोन रहा और ये माना गया कि वो लोन लौटा सकते हैं, वो भी नहीं लौटा रहे हैं। तो यानी एक और फेल्यूर। तो उसके बाद आप देखिए कि रोजगार सृजन, कि हम रोजगार देते नहीं है, रोजगार पैदा करने वाली टीम पैदा करने जा रहे हैं। तो एक और चोट, यानी रोजगार भी नहीं बना और रोजगार पैदा करने वाली टीम भी नहीं बनी। तो यानी एक के बाद एक जो धराशायी होती गई सोच, इसलिए कि जो बेसिक सोच थी जिसकी वजह से ये सोच पैदा हुई कि वो तबका जो अब जिनके पास पैसे नहीं है, जो रोजगार खुद करें, इसके लिए हम बिना गारंटी उनको लोन देंगे।
उस सोच पर ही 17 करोड़ कर्ज के खाते जो अकाउंट्स हैं, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि हर तीसरे खाते से कम एक रोजगार सृजित होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और न सिर्फ एक रोजगार सृजन होता, उसके ऊपर वो कई और रोजगार सृजित करते। तो हम ये आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला था। जब सरकार से पूछा गया कि आपने नौकरी क्यों नहीं दी, तो उन्होंने यही बताया कि हमने लोन बांटे हैं। हमें आश्चर्य होता था कि लोन बांटना भी क्या नौकरी देना होता है, लेकिन लोन बांटा गया। और आप देखिए जब उसका नतीजा, अगर सही मायने में देखा जाए, लोन हम इसलिए दे रहे थे कि पैरों पर खड़ा कर सकें, तो वो नतीजे सामने नहीं आए। तो वो फिलॉसफी जो थी वो फेल हो गई, जिसे मैं बहुत अच्छी फिलॉसफी मान रहा था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बेईमानी के साथ हुआ, सिर्फ वोट बैंक को देख करके हुआ, इसलिए इसका ये नतीजा नहीं, मैं यहाँ पर इसके सामाजिक उद्देश्य को लेकर के एक बार मैं जरूर एनपी सिंह साहब से सवाल करूंगा। तर्क करना मेरी गंदी आदत है, बुरी आदत है आज के समय में। लेकिन सिंह साहब ये बताइए, SC ST के साथ ही क्यों फिर आपने नाइंसाफी कर दी? ये इतनी बड़ी उदारता के साथ आप देश के भविष्य को तैयार कर रहे थे। वहाँ SC को सिर्फ 10% लोन और ST को सिर्फ 3%। यहाँ भी आपका मनुवाद हावी रहा क्या लोन बंटवाने में? नहीं, लोन में नहीं, बहुत स्पष्ट बात करिए, ऐसा क्यों हुआ? आपने उनको बैंकों के भरोसे क्यों छोड़ा? वही असली इस देश की तादाद है, सबसे बड़ी आबादी वही है, और सबसे बड़ी आबादी कोई लोन नहीं मिला। देखिए, जब कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी में आपको इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता थी ना। किसी वर्ग को लेकर नहीं बनती, वो सारे क्योंकि आप सवर्णवादी हैं, क्योंकि आप सवर्णवादी व्यवस्था के मोह है, समर्थक है, इसलिए अवर्णों के लिए आपकी चिंताधारा में कोई जगह ही नहीं है। सवर्णों के लिए नहीं, बिल्कुल सिंह साहब, अवर्णों के लिए आपकी चिंताधारा में 15% लोन, और 15% वाले को 85%। 85% ये क्या है? नहीं सिंह साहब, ये जो आप सवर्णवादी समाज बना रहे हैं, ये बहुत आप देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार सबसे पहले SC ST पर हमारी सरकार नहीं, तो आपको कर्ज देने में क्या परेशानी थी? आप यही चाहते ना कौशिक जी, लोन अप्लाई किया, उनको लोन नहीं दिया। कौशिक जी, आर्थिक रूप से मजबूत होके वो आपसे आंख में आंख मिलाने का साहस कर सकते हैं, जो आपके सवर्णवादी वोट बैंक को कतई मंजूर नहीं है। कल भी 2 बच्चों को किस तरीके से महाराष्ट्र में नंगा करके दौड़ाया गया, लेकिन कहीं से आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अठावले आपके सामने चापलूसी करते हैं, हंसी मजाक का पात्र बने रहते हैं, तभी स्वीकार है आपको, वरना आपको अवर्ण स्वीकार ही नहीं है। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर, हमारी सरकार के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि नहीं, तो आपने क्यों किया ऐसा? उनको आर्थिक रूप से उनको हर समाज के लिए आर्थिक रूप से पंगु बनाने की साजिश क्यों की गई? कौशिक जी, ये आरोप अगर गलत भी हो तो भी आरोप बनता है। कौशिक जी बताइए। उसका कारण है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आंकड़े आपके पास अधूरे हैं। आपने अभी इसमें OBC को नहीं जोड़ा, और OBC को 24% लोन मिला, तो और SC को 10.15 और ST को 3.36, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। दिक्कत क्या था कि इस समुदाय के लोग SC ST OBC के अधिकतर लोग क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि कारण ये रहा कि उसमें 45% महिलाओं को कर दिया गया, और इस समुदाय में जब महिलाएं बिजनेस नहीं करती हैं तो ये मेन कारण रहा। मेरे कई बैंक के लोगों से बात हुआ, मैंने कि ये स्थिति कैसे आ रही है? उन्होंने कि महिलाएं अप्लाई नहीं कर रही हैं। यदि ये महिलाओं का 45% का सरकार एक नियम न बनाती तो हो सकता है उस समुदाय के लोग ज्यादा आते, और यदि OBC को भी हमें मिला दिया जाए तो लगभग आप देखेंगे इसमें 13 और 40% के आसपास हो पा रहा है, तो 60% सवर्णों को हो रहा है। कौशिक जी 60% फिर भी सवर्णों को हो रहा है। लेकिन महिला को इसमें ऐसा नहीं था कि दूसरी एक और आप देखेंगे उसमें कि जितने लोगों ने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, ऐसा नहीं है कि उसमें रिजेक्ट बहुत हुआ है। अधिकतर लगभग उन्हीं लोगों को दिया गया है जिन लोगों ने किया। अब आप बताइए कि 30 लाख लोग तो NP हो गए, तो कितने लाख लोगों को लोन मिला होगा? और 8,66,000 करोड़ लोन बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में लोन था वो, लेकिन दिक्कत ये क्या है,
सरकार की दिक्कत क्या है कि उनको आप ट्रेनिंग देते, स्किल इंडिया के शायद जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिले ये अप्लाई लगाते कि उन्होंने कुछ किया है उन्हीं को लोन दिया जाएगा, कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन लगाते तो मुझे लगता है थोड़ा और सक्सेस होता। जल्दबाजी नहीं करते, बैंकों को टारगेट नहीं देते, बैंकों को ये अधिकार देते, या वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की एक ऐसी टीम बनाते कि वो ऐसे लोगों को ही लोन दिलवाने का प्रयास करे जो वास्तव में लेने के हकदार हैं, उनको वास्तव में जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग 2017 की मैंने आपको रिपोर्ट बताई, कुछ ऐसे थे जिनके एड्रेस ही नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म के लोग समाज में होते हैं, वो हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा कि केवल लोन लिया और चुपके से आप गायब हो गए, तो वो व्यवस्था अव्यवस्था हम जैसे लोग फैलाते हैं, पब्लिक के लोग फैलाते हैं। तो ये सरकार किसी मंशा के साथ अच्छा काम कर रही है तो उस मंशा के साथ पब्लिक को भी तो सामने आना पड़ेगा कि ईमानदारी से वो सरकार ऐसा, जैसे आपने कहा कोई गारंटी वाला नहीं होगा, कोई कागज की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, तो एक जनता की जिम्मेदारी भी बनती है। नहीं कौशिक साहब आपकी बात सही है। हम रोजगार पे दोबारा से लौटते हैं। अभी आपने स्किल डेवलपमेंट का जिक्र किया जो जिसके बिना ये पूरी चर्चा अधूरी है। रोजगार पे बात करते हैं, 25 करोड़ डॉलर रुपए हम लोगों ने हमने स्किल डेवलपमेंट के नाम में से वर्ल्ड बैंक में लिए, जिसमें 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना थी हमारी। प्रति वर्ष 1 करोड़ युवाओं का कौशल प्रशिक्षण होना था। आरके सिंह साहब से मेरा सवाल है, प्रति वर्ष 1 करोड़, और जबकि 4 साल में हुआ कितना? 48 लाख युवाओं का। त्रिपाठी जी, मैं एक थोड़ा सा और कर दूं कि स्किल इंडिया डेवलप के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो उसमें मंत्री को उठाया गया। जब समीक्षा मोदी जी ने की तो आपको जानकारी हो गई कि उस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वही कारण माना जा रहा था कि जो टारगेट स्किल इंडिया के लिए दिया गया मंत्री को, वो उनका मंत्रालय अचीव ठीक से नहीं कर पा रहा था। नहीं वो ठीक है, अब आपकी बात ठीक है, लेकिन कौशिक जी अभी बहुत सारे अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। कह दिया जाए कि पिछली सरकार में जो कामकाज नहीं हुआ उन्हीं अधिकारियों की वजह से नहीं हुआ। नहीं तो सिंह साहब से इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सिंह साहब, फिर तरीका क्या हो? क्या ये हम लोग इसी तरह से खोमचे लगाने वाले रेहड़ी पट्टी और इनके लिए लोन इन्हीं पर रहेंगे? स्किल डेवलपमेंट होता कम से कम हम लोग, आप या इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद का जो सपना दिखाती है बीजेपी कि हम चाइना से पूरा का पूरा काम उठाकर ले आएंगे, इसको इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, और इतने मोबाइल हमने यहाँ शुरू करवा दिए प्रोडक्शन कराना। तो बताइए, जब आपके पास कौशल प्रशिक्षण ही नहीं होगा, कौशल प्रशिक्षण के पैसे जिस तरह कागजों पर 8% संस्थान चल रहे हैं, 24% संस्थान में बेसिक संसाधन नहीं है, तो ऐसी हालत में आखिर सरकार करे तो करे क्या? ये स्थितियां क्यों हैं? ये मंशा है या अमल की समस्या है या अनुभवहीनता है पिछली सरकार की? क्योंकि इसने राष्ट्रीय स्तर पर इनको अनुभव नहीं रहा उस तरीके से सरकार चलाने का। नहीं, बीजेपी की सरकार पहले भी रही, एनडीए की सरकार वाजपेयी साहब के सामने ना अच्छा काम किया था। उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्री में रिड्यूस हुई थी, रेड टेपिंग जिस स्पेक्टर आज बुरी तरह हटाता है, अनुभव की कमी नहीं है। देखिए एक बात याद रखिए, आप कठिन कार्य को विशेषज्ञों के द्वारा ही सॉल्व करा सकते हैं, और विशेषज्ञ आइडोल वर्शिप नहीं करते, आइडिया वर्शिप करते हैं। आप अगर आइडोल वर्शिप वाले आदमियों को सेलेक्ट करके कोई काम कराना चाहोगे तो आपको अल्टीमेटली जनता पर ही वापस दोषारोपण कर देना पड़ेगा कि जनता ही गलत थी, मुद्रा लोन की स्कीम तो अच्छी थी, जनता में ही लोग गलत थे। लेकिन वास्तविकता है, इस तरह की स्कीमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस तरह की प्लानिंग और शेड्यूलिंग इस स्कीमों के बनाने के लिए यू नीड एक्सपर्ट। सरकार जो अपनी अच्छी योजनाएं बनाती है, अच्छे मिशन अच्छे नियत के साथ बनाती है, लेकिन जब सबसे पहला काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग ऑफ द पीपल हु विल एग्जीक्यूट दैट स्कीम, वो एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आता। अभी तक ऐसा नहीं है। जहाँ तक नीति आयोग का सवाल है, जिसका काम प्लानिंग होता है, नीति आयोग का कार्य बिल्कुल विफल रहा है पिछले 5 वर्षों में। सरकार को उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मुद्रा लोन आपने बनाया, इतने लोगों को रोजगार बनाया, तो उसे ये भी बताना था बैंक वाले को कि कौन कौन से काम करके आप लोन लीजिए तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी भयंकर रूप से कमी रही। देखिए, केवल पैसा देने से कारोबार नहीं होता, ये गलत फहमी है। कैपिटल कभी भी बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होता, सबसे बड़ा स्किल होता है। और स्किल डेवलपमेंट में आप रिजल्ट डाटा तो आपने पेश कर दिया, मैं तो बेसिक डाटा कहता हूँ। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कितने लोग स्किल डेवलपमेंट से ट्रेंड मिले जिन्होंने आपको सर्विस दी हो? जिसको भी मिले हो कृपया करके अपने घर में जाके खुद देख ले। स्किल डेवलपमेंट के रिजल्ट केवल डाटा से ना देखिए, मैदान पे देखिए। दूसरी बात, जो हमारे शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में जिस चीज़ों की शिक्षा दी जा रही है, वो तरह की इंडस्ट्री सरकार लगा रही है। इंडस्ट्री एक्स वाई की ट्रेनिंग दे रहा हो,
आप बना रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो इंजीनियर, और काम हो रहा है इंश्योरेंस सेल्समैनशिप का आपके यहाँ, क्योंकि आपकी कंट्री में जॉब ही सेल्स की रह गई है। आज ही मुझे एक लड़का मिला, जो मिलता रोज मिलता कोई ना कोई, वो मिलता, हाँ जी मैं सेल्स का एक्सपर्ट हो गया हूँ। काम क्या किया? काम में साहब बीटेक हूँ। काम क्या किया? मैं सीए इंटर हूँ। तो भैया उसने स्किल तो ली एक्स की, काम वही किया। तो फेलियर जो कारोबार का होता है, याद रखिए कैपिटल कभी भी इतना बड़ा स्टम्बिंग ब्लॉक नहीं होता। सबसे बड़ा स्टम्बिंग ब्लॉक होता है जिस कार्य को, जिस व्यापार करना भी कोई आसान नहीं है साहब, ये कला है। आपका मीडिया का कारोबार अगर मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया लाइन की नॉलेज नहीं है। आई डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज ऑफ इट। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा हो रही है, जो स्किल हो रही है, जो पढ़ाई हो रही है, और जिन चीज़ों की सरकार जिन बिजनेस को प्रमोट कर रही है, उसमें तालमेल नहीं है। उस तालमेल बैठाने के लिए यू नीड गुड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमी। और आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमी कभी भी आइडोल वर्शिप पे नहीं आएंगे। वो मेरा भक्त होने की वजह से बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हो सकता। वो विशेषज्ञ तो क्रिटिक्स होगा, वो विशेषज्ञ तो आपसे विरोध भी करेगा, आपसे बहस भी करेगा, और आपसे ये कहेगा कि आपकी सोच गलत है, इसको बदलो और इस स्कीम को ऐसे करो। तो वहाँ उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, वो इस्तीफे देकर नहीं भागेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को एक जो अपनी स्कीम बनाए उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए? जिस चीज़ के लिए मैन हमारे पास है क्या? लेबर फोर्स है। लेबर और कैपिटल दो चीज़ों से धंधा होता है। आप कैपिटल तो वर्ल्ड बैंक से 50 वर्षों 60 वर्षों से उधार मांग रहे हैं, लेबर आपके पास खूब है, लेकिन उस कैपिटल को यूज करने वाली लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग उसी डायरेक्शन में ना दिया जाना, इन्हीं स्कीमों का फेलियर है। मुद्रा स्कीम अकेली स्कीम नहीं है, पिछली कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत सारी स्कीमें फेल हुई है। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी सरकार हो, आप एक और चीज़ मैं यहाँ लाना चाहूँगा, पिछले 1990 से आज सन 2019 में बैठे हैं, 30 वर्षों में किसी भी इंडस्ट्री का कोई रिवॉल्यूशन नहीं आया, केवल मनी सप्लाई के द्वारा। मनमोहन सिंह ने भी 10 साल मनी की सप्लाई धाड़ करी, और कंजम्पशन इकोनॉमी से आप रिच नजर आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रहे हैं, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। आज EMI फेल हो रही है। लोग कल 2 लाख रुपए महीने की जॉब थी, आज उस पर 20,000 रुपये नहीं है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, आपने मनी की सप्लाई बहुत बढ़ा दी। अब फिर मुद्रा भी उसी मनी सप्लाई का पार्ट था जो आपने रिपोर्ट में भी कहा। तो मेरा बार बार कहना यह है कि आज की डेट में सरकार को अगले 5 वर्षों में ये सोच लेना चाहिए, एक इंडस्ट्री को, 1000 इंडस्ट्री को नहीं, किसी एक इंडस्ट्री को जो लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है, उस इंडस्ट्री में सरकार को बहुत एग्रेसिवली काम करना चाहिए। फिर सरकार के सारे मिशन स्वतः अचीव हो जाएंगे। और जहां तक करप्शन का सवाल है, जो हम बैंकिंग अधिकारियों पर देते हैं, देखिए इस कल्चर को रोकने के लिए जो सरकार ने अभी कदम उठाया, ये अच्छा है। ये सिंबॉलिक स्टेप शुड बी कंटिन्यूअस परपेचुटी में होना चाहिए, और केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री में ना रहे, बाकी मंत्रालयों में भी इस बात को देखा जाए कि कौन से अधिकारी हैं जो सरकार की योजनाओं को विफल कर रहे हैं। जी, इंसॉल्वेंसी कोड से लेके कई कदम इतने बढ़िया उठाए गए जिनको लेकर के आगे अच्छे नतीजे आने की संभावना है। प्रेम भाई, अभी जैसे सिंह साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, और सही में स्थिति यही है कि प्रशिक्षण किसी और चीज़ का लिया, जीवन में काम कुछ और कर रहे हैं। और दरअसल मार्केट की डिमांड और सप्लाई का समीकरण सरकार समझ ही नहीं पाई कि ये स्किल के स्तर पर भी कि मार्केट में ज़रूरत क्या है, मार्केट में, और वो किस चीज़ का कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक बीच दिलचस्प बात ये भी बताऊंगा कि एडिटर इन चीफ की भी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के तहत 1 महीने के अंदर दी जाती है, और उसका पैसा लिया जाता है। महिंद्रा ग्रुप से लेके तमाम लोग ये सब ट्रेनिंग देते हैं। आप भी प्रेम भाई एडिटर इन चीफ की ट्रेनिंग ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में दी जाती है, कोर्स है वहाँ पर ऐसा। बहुत सुझाव के लिए धन्यवाद जी। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था, आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, और सिंह साहब की भी। देखिए, मैं जमशेदपुर शहर से जुड़ा हूँ। जमशेदपुर में टाटा कंपनी, आप जानते हैं देश की कितनी बड़ी कंपनी है। वहाँ आप देखेंगे एक कल्चर है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग या मैट्रिक पास करके भी नौकरी होती है, उसकी ट्रेनिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग विदेश भेजते हैं, अपने देश में ट्रेनिंग देते हैं। एक बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा है ट्रेनिंग की। तो जो आप देखिए, टाटा कंपनी अंग्रेज़ों के ज़माने में जमशेद जी और नौसरवान जी टाटा ने 1907 में बनाया था, और उस जगह पे बनाया था जहाँ की नदियाँ हैं, जहाँ पर कि सस्ते श्रम हैं, जहाँ पर कि लोहा का लौह का आसपास भंडार है, सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद जब धीरे धीरे जब विकास हुआ उद्योग का, तो ट्रेनिंग की अहमियत को टाटा कंपनी ने समझा।
ये मैं उदाहरण एक कंपनी का सिर्फ रख रहा हूँ, उस बात को जो सिंह साहब कह रहे थे कि किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए, एक सेक्टर पर फोकस कीजिए, वहाँ पर ट्रेनिंग जो नहीं है हमारे यहाँ कि हम पढ़ाई कुछ और की करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और काम सेल्स की देखें, ऐसा ना हो कि या बीमा कंपनी की देखें, ऐसा न करके जिस क्षेत्र में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम एम्प्लॉयमेंट में जोड़ करके, मान लीजिए जो इस सेक्टर को जोड़े हैं उस सेक्टर से जुड़ी हुई जो पढ़ाई है, जो हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, ट्रेंड करके ही हम वो अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव जो है सिंह साहब ने दिया है, हम अनुभव से उसको रिलेट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन मान रहे हैं। आर.के. सिंह साहब ने दिया है। एनपी सिंह साहब से पूछ लेते हैं कि भाई कब तक आप यूपीए की योजनाओं का नाम बदल बदल के पेश करेंगे, तभी आप भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते और आपकी योजनाएं नाकाम होती हैं। वो यूपीए की नाकामी को कब तक आप ओढ़ते रहेंगे इस तरीके से? आपकी योजनाओं की इन कमियों में कमियां क्यों आ जाती हैं? ये देखिए, आपने मेक इन इंडिया की बात करना बंद कर दी, स्टैंड अप इंडिया की बात करना बंद कर दी, स्किल इंडिया की बात करना। आप इतने बढ़िया बढ़िया शब्दाडंबर लाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं। जो तुकबंदी, शाब्दिक तुकबंदी तो आपके देखने लायक होती, लेकिन काम दिखाई देना चाहिए ना साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने किसी भी यूपीए की योजना का नाम बदल कर नहीं लाए हैं। आप 22 योजना का तो गुलाम नबी आजाद बताते हैं। किसका? 22 योजनाओं का नाम देखिए, तो मैं आपको बता दूं, आप बता दीजिए। हमारी सरकार से पहले जब यूपीए सरकार थी तब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप बता दीजिए, कौशल विकास प्राधिकरण के ऊपर कितना काम किया गया था। सारी योजनाएं 2014 के बाद स्किल के ऊपर आई हैं। कितने इंस्टीट्यूट खुले हैं आज आप देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर कम से कम हजारों नहीं लाखों की संख्या में आज हिंदुस्तान के अंदर कौशल विकास के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें ट्रेनिंग की जा रही है। सारा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है उसके ऊपर, और आज भी 3 महीने से लेकर 6 महीने 1 साल तक के कोर्स करवाए जा रहे हैं उसके अंदर। बहुत लड़कों को अभी सिंह साहब उनकी हकीकत पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। नहीं, बिल्कुल चर्चा की है, लेकिन किए जा रहे हैं। भारत सरकार कहीं भी इस पर पीछे नहीं रही है। इस पर भारत सरकार ने 2014 के बाद जब से सरकार आई है सबसे पहले कौशल विकास को लेकर हमारी सरकार ने काम किया है, और वो कितनी कामयाब हो पाई है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इस समय में अब दोबारा हम आए हैं, हमारे मंत्री भी बदले हैं और हमारे दूसरे लोग भी अब इस पर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इस आने वाले समय में कौशल विकास हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से काम कर बेरोजगारी को दूर करने में कामयाब। हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ कौशिक साहब हैं। कौशिक साहब, जिस तरीके से रेहड़ी पट्टी वालों का सर्वे कराया जा रहा है, अब चाट पकौड़े और चाय बनाने वालों पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई, वही जीवन का परम लक्ष्य और परम वैभव हो गया है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होना चाहिए, जहाँ साइबर हैकिंग पे काम होना चाहिए, जो फ्यूचर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री फ्यूचर है, वहाँ आप टेलीकॉम वालों के साथ तो आपकी पूरी गलभैया है, आपका सोशल मीडिया के मालिकों से पूरी गलभैया है, लेकिन आपने इनकी ट्रेनिंग को आपने स्किल डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा। क्या है, क्या हम किस तरीके का भारत देख रहे हैं? जो मंदिर यहीं बनाएगा का नारा लगाने के वाला भारत चाहिए? नहीं, अब एक और नारा आ गया है ना। अब उसमें देश 1 साल तक डेटा देगा कि एक देश और एक चुनाव। अब दूसरे मुद्दे भूल जाएंगे जब तक लोग सारी डिस्कशन इसी पे होगा कि एक देश से एक चुनाव होगा, क्या होगा, ये सब ठीक है, सरकार की योजना है। यदि आप स्किल डेवलपमेंट पे जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आपने शायद पढ़ा भी होगा कि 40% ऐसे सेंटर थे जहाँ कुछ था ही नहीं, केवल वहाँ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। केवल वहाँ फीस उन्होंने जो रख दी 500, 700 या 2000 रुपये जो फीस रखी थी सेंटरों की, वहाँ आइए, फॉर्म भरिए और 3 महीने बाद और 6 महीने बाद आप आकर के सर्टिफिकेट ले जाइए। 2 बार अंगूठा लगता है जहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, एक दिन में 2 बार अंगूठा लगाया जाता है। कुछ था ही नहीं, बिल्डिंगें भी नहीं थी वहाँ पे, आप बताइए। लेकिन मैंने जहाँ भी देखा है हर जगह अंगूठा लगाया जाता है। कमरों में आपने ITI स्कूल खोल लिए, ITI स्कूल की जाकर के आप समीक्षा तो करवा लीजिए जाकर के। कौशिक साहब, मैंने खुद जाकर सर्वे किया है कौशल विकास के जितने भी यहाँ पर सेंटर चल रहे हैं। मैंने हरियाणा में, राजस्थान में जाकर सर्वे किया है और वहाँ पर देखा है कि सुबह अंगूठा निशान लगता है, दोपहर में लगता है और शाम को भी लगता है। बहुत अच्छी बात है। सब बच्चों को वहाँ पर जिनको सिखाया जाता है। एनके सिंह साहब उस कमेटी से ऊपर हैं जहां भारत सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 40% ऐसे सेंटर हैं ही नहीं और केवल कागजों पर सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। एनपी सिंह साहब उस कमेटी से भी ऊपर हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार मैंने को तो अपना देखा उनको चेयरमैन बना देना चाहिए। हो सकता है आप 60% सेंटरों पर चले गए हों,
लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब वास्तव में संस्थान है ही नहीं, सेंटर है ही नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है, और आपके मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 35 साल तक के 65% युवा हैं, तो कहाँ उनकी जवानी को आप ले जाना चाहते हैं? कहाँ वो, नहीं, मैं कहाँ जाएगी वो? कौशिक जी मैं खुद ही बता दूं, ये इतनी बड़ी विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। ये दूसरा कार्यकाल जो है उसकी सबसे विकराल समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या देश के रोजगार की है, और इस रोजगार की समस्या का हल तलाशना, समाधान निकालना उनके लिए परम कर्तव्य हो गया, कि वरना ये राष्ट्रवाद और जिस तरीके से दूसरे मुद्दों, भावनात्मक मुद्दों को भुना के चुनाव लड़ा जाता था, वो काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। अब बुनियादी मुद्दों पर लौटना होगा सरकार को, और उस पर काम करना ज़रूरी होगा। तो ये मैं अपने सारे साथियों और आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ, और आज बेबाक बहस में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए हम सभी को इजाज़त। नमस्कार।